Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering public administration book written by M. लक्ष्मीकांत और अभी हम चैप्टर 1 में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे डिस्कशन को आज आगे बढ़ाते हैं विद सोर्सेज और कॉजेस फॉर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो हम सब जानते हैं 1950s के बाद में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सडनली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे स्कॉलर्स का ध्यान गया है। तो हम जानेंगे ऐसे कौन से रीजन रहे जिस वजह से सडनली 1950s के टाइम पे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस गया, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनता है, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स और बाकी सारे स्कॉलर्स जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए जब कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी डेवलपमेंट, तो उसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको हमेशा उसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूजीसी या यूपीएससी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या और कोई भी कोर्स अगर आप देख रहे हैं यूजीसी के अलावा यूपीएससी के लिए और किसी एग्जाम के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो हम आपको पेड कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। हमारे जो नोट्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए द बेस्ट स्टडी मटेरियल है, जिसमें नोट्स के अलावा क्वेश्चन बुकलेट, पीवाईक्यूज, माइक्रो टॉपिक लिस्ट, 100 डेज शेड्यूल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर आप खुद से स्टडी करना चाहते, कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। परचेज करने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा उस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं सोर्सेज और कॉजेज फॉर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्टडीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ कंपैरेटिव वे। तो इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे देखो दो ही फैक्टर होते हैं मेनली। एक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है ना, उससे हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें नए डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। तो हुआ क्या था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, people were dissatisfied with these approaches and that's why we led to the comparative public administration। पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो जैसे हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, ठीक ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है। जो लोग पीएसआई और ऑप्शनल जिन्होंने पढ़ा होगा या जो जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशन जिन्होंने पढ़ा होगा, वो इस वर्ड को अच्छे से समझ पाएंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हम अलग अलग कंट्री को कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वहां पर एक रिविजनिस्ट मूवमेंट आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, बिकॉज दे वर dissatisfied with the traditional approaches and since comparative politics में change आता है, comparative politics में comparison मतलब पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव मूवमेंट आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में नए चेंजेस आते हैं, दैट लेड टू द इन्फ्लुएंस इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पॉलिटिकल साइंस में हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस जो दूसरे सब्जेक्ट में भी आता है। देखो सोशल साइंस में मान लीजिए, साइंस में मान लीजिए, जो अप्रोच प्रेवलेंट होती है उस अप्रोच का जो असर है वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे आता है। जैसे आप पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच है, अब ये सिस्टम अप्रोच हमारी तो नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों की नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट वालों ने अपना लिया। ठीक वैसे ही बिहेवियरल अप्रोच है। अब बिहेवियरल अप्रोच आप ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों की है। बिहेवियरल अप्रोच आपको सोशियोलॉजी में मिलेगी, आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगी, इवन लिटरेचर में भी बिहेवियरल अप्रोच आपको मिलेगी। यानी एक जैसा अगर मूवमेंट आता है कहीं पे तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलता है। देन द डिससेटिस्फेक्शन विद ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज कल्चर बाउंड। हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो एथनोसेंट्रिक था, कल्चर बाउंड था, और लास्ट के 2-3 लेक्चर में आई होप मैं इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। देन इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड कैटलिस्ट दैट इज टू डेवलप यूनिवर्सली रेलेवेंट थ्योरेटिकल मॉडल। अब हम सब जानते हैं 1938 के बाद में और 1970s तक का जो टाइम पीरियड रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस दौरान आइडेंटिटी क्राइसिस और चैलेंजेस फेस कर रहा था, और इन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ थ्योरीज चाहिए थी, यूनिवर्सल मॉडल चाहिए थे। तो ये भी एक फैक्टर बना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे, सॉरी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करने का। देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितना इन्वॉल्वमेंट था उनका। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएस जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट पावर के तौर पे उभरता है, और यूएस ने धीरे धीरे क्या करा, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी यानी डेवलपिंग कंट्री थी, उनको फाइनेंशियल एड देना स्टार्ट कर दिया, फाइनेंशियल ग्रांट, फाइनेंशियल हेल्प देनी उनको स्टार्ट कर दी। तो कहते हैं जहाँ जहाँ यूएस का डॉलर गया यानी यूएस की हेल्प गई, ग्रांट गई, वहाँ वहाँ यूएस ने जब उनके वर्कर्स जाकर के काम करने लगे, उनके लोग गए वहाँ पे उन एरियाज में, तो उन्होंने रियलाइज करा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत नैरो अप्रोच लेके चल रहे हैं। तो ये जो
एक्सपोजर रहा अमेरिकन स्कॉलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर का टू द न्यू फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू period and post World War II period, and that also led to the comparative studies. The emergence of newly independent third world country which attempted to achieve rapid socio-economic development, creating opportunity for scientific investigation. अभी तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ यूएसए और यूरोप के अंदर ही स्टडीज हो रही थी. अब नई इंडिपेंडेंट कंट्री सामने आने लगी, उन्होंने कहा हमें भी डेवलपमेंट करनी है, और हमें डेवलपमेंट करनी है तो तरीके बताए जाए. तरीके ये थे कि वेस्टर्न मॉडल तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल अपना लो उन चीज़ों को, लेकिन जब अप्लाई करा गया तो यूनिवर्सल मॉडल वो साबित हुए नहीं. तो जो डेवलपिंग कंट्री थी उन्होंने कहा हमें कुछ तो बताओ, फिर वहाँ से स्टडी स्टार्ट होती है. इन डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी स्टार्ट होती है. Then the policy oriented catalyst, that is to develop the practical knowledge to make policy formulation and policy execution more effective. अब नए नए आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, नई कंट्रीज के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे डील करने के लिए आपको इवन अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किन लोगों से डील करने वाले हैं, यानी जो क्लाइंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, वो किस प्रकार के कल्चर में विश्वास रखते हैं, वो किस प्रकार के उनका सोसाइटी मतलब सोसाइटी में उनके जो कहते हैं ना रिलेशनशिप है वो किस तरीके से डेवलप हुई है. इन सब चीज़ों का पता होगा तभी आप अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं और अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Then the scientific, technological and theoretical development which have influenced the forms of administrative structure. यानी कि उसके बाद में खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और थ्योरेटिकल डेवलपमेंट हो रही थी. साइंटिफिक भी नए नए टूल्स इम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी. टेक्नोलॉजिकल ऑब्वियसली, एंड देन थ्योरेटिकल डेवलपमेंट. मैंने कहा ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी चल रहा है, हम भी कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. एक तरफ हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, एक तरफ हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, एक तरफ हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं. तो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है, और इन इन्फ्लुएंस की वजह से ही कंपैरिजन पे फोकस गया. द एक्सटेंशन ऑफ अमेरिकन फॉरेन एड प्रोग्राम, ये मैंने आपको अभी बताया था कि अमेरिकन फॉरेन एड प्रोग्राम जो है, अमेरिका ने जो पैसे देने स्टार्ट किए डेवलपिंग कंट्री को, तो ऑब्वियसली जब कोई किसी को पैसा देगा तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस तो उनको फॉलो करनी पड़ेगी. तो फिर यहाँ से भी अमेरिकन स्कॉलर्स का ध्यान गया किसके ऊपर, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो डिफरेंट कंट्रीज थी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स पे. एंड द राइज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ रिएक्शन टू द क्लासिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच. देखो क्लासिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच अभी तक शायद हमने उसको डिस्कस नहीं करा है क्लासिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच को, बट ये मान के चलिए ये हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. क्लासिकल स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए उसकी स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, लेकिन बिहेवियरल अप्रोच जो है वो स्ट्रक्चर के अलावा जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो मतलब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हैं, उनके बिहेवियर पर ये फोकस करती है. तो ये बिहेवियरल अप्रोच भी 1940s 50s के बाद में ये डेवलप होती है मेनली, मतलब चेस्टर बर्नार्ड की राइटिंग के बाद ही बिहेवियरल अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, एंड उसकी वजह से भी हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान जाता है. तो आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे, सोर्सेज और कॉज टू अंडरस्टैंड दी डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कल हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, एंड वी आर ऑब्वियसली टेकिंग टाइम टू कंप्लीट दीज लेक्चर्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप में यहाँ पे थोड़ा कम शब्दों में एक्सप्लेन करा गया है, बट ये अपने आप में पूरे कॉन्सेप्ट हैं. जैसे ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे तो ट्रेंड्स के लिए हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ, जैसे आप ये वीडियो देखें उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें. पहला तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है. मुझे चाहिए वहाँ पे कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पे जुड़े टेलीग्राम से, और मुझे कोई डायरेक्टली पोस्ट करनी होती है तो हो सकता है यूट्यूब के थ्रू आप तक बहुत बाद में वो इन्फॉर्मेशन आए. तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए, कोई भी नोट्स से रिलेटेड या कोई ऑफर वगैरह आता है तो टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट किया जाता है. दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बताएंगे और खुद भी अपने नोट्स में भी इंक्लूड करेंगे. अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी आप लोगों के, तो इसमें से एक पर्सन ने कमेंट करा हुआ था कि आप इनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करिए. देखो ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, इसके मैं शॉर्ट नोट्स आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगी. हाँ, लेकिन अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स, तो हम आपको नोट्स के साथ क्वेश्चन बुकलेट, PYQ सीरीज और बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं. वो परचेज करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं
859767। बाकी आपको कुछ लगता है कुछ चेंज करना है कुछ भी तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और बहुत जल्दी और भी नए इनिशिएटिव चैनल पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। और कमेंट करिए, कमेंट से हमें रीच मिलती है। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कितने अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है उन लोगों तक भी ये बात पहुंचते, तो आप लोग बस एक जिम्मेदारी निभा दीजिए कि कमेंट करिए, लाइक करिए, जितना हो सकता है आप शेयर करिए अपने बिहाफ पे। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।